Okay, let's start with the class. So yesterday we had done Kepler's law and then we have introduced the formula for force of gravitation. ठीक है, तो उसी चीज को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे and then we'll take more questions on laws of universal law of gravitation. चलो पहले केप्लर्स लॉ की बात करते हैं. केप्लर्स लॉ में सबसे यूजफुल लॉ कौन सा बेटा? थर्ड लॉ. थर्ड लॉ है ना. थर्ड लॉ क्या बोलता है? That the ratio of the average distance from the sun cubed to the time period squared is constant for all planets. ओके देखो जो कंफ्यूजन होती है यूजुअली दैट कंफ्यूजन इज कि क्यूब किसका होगा है ना, वेदर इट्स आर क्यूब और टी क्यूब है ना, दैट इज व्हाट कंफ्यूजन इज. तो क्यूब किसका होगा, आर का या टी का? R. ठीक है, सो इट इज आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर. दिस थिंग इज कांस्टेंट और यू कैन से टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज कांस्टेंट. ठीक है, so let's take a question here. Let's say I have discovered a planet, or not planet, a object which is revolving around the sun with a time period of 1000 years. ठीक है, a new planet is discovered which has got time period of 1000 years. You have to find in how many or you have to find the distance of the object, distance of the planet from sun. जो न्यू प्लैनेट डिस्कवर हुआ है उसका डिस्टेंस कितना है सन से. So whatever is the ratio of r cube upon t square for earth is going to be the same ratio of r cube upon t square for any planetary object discovered in the solar system. इन दोनों को कंपेयर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर देंगे फटाफट. हाँ जी, Edwick distance of the new planet from sun, that's what I'm interested in. Very good, very good. Siddhant correct, Edwick correct. हाँ जी, impressive, very good. ठीक है, पार्थ हुसो माइक पे हो बेटा. पार्थ हुसो. यस सर. बेटा फटाफट बताओ वैल्यूज क्या डाली है आपने, इसमें वैल्यू क्या डाली है? सर इसमें 1u 1 AU है ना, एस्ट्रोनॉमिकल में. यस सर. यहाँ पर t कितना डाला आपने? सर 1 एयर. 1. यहाँ पर r की वैल्यू? सर r की वैल्यू r निकालनी स्क्वायर ही है रखी, r हाँ क्यूब जी. ही रखी और सर और t this में is- 1000 स्क्वायर कर दिया. ठीक है, तो ये 1000 स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, तो ये 1000 स्क्वायर हो गया. दिस इज इक्वल्स टू आर क्यूब. अब आप बताओ आपका r कैसे आया है? जो आपने लिखा है वो उसका r क्यूब की वैल्यू है. सर वो क्यूब रूट नहीं करा. हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है ना. सो r इज 100. अब कुछ स्टूडेंट्स ने जो है उसको सिर्फ 100 लिखकर छोड़ दिया है. ठीक है, so this has to be with the unit है ना. this is not distance with the proper unit is required, so this is 100 AU. in terms of kilometer when it's asked, so you will say 100 into 150 million kilometers. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ये सर एक सेकंड ऊपर. ओके सर. ओके. when I'm saying F है ना आपका यूनिवर्सल law of gravitation, that is F is equals to G m1 m2 upon r square.
What's the value of this G? फटाफट. Sir, 6.67 into 10 power. ये याद करो भाई, -5. क्या कर रहे हो? क्लास का फायदा क्या हुआ अगर ये चीजें याद नहीं होंगी तो, है ना? आउटपुट नहीं निकलेगा क्लास का. यूनिट बताओ फटाफट. न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर. ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑन मून? ठीक है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून? इसकी वैल्यू मून पर कितनी होगी? So 1.6. Sir, 1/6. 1/6. सेम. Sir, 1/6 of सेम. the दिस इज Earth. यूनिवर्सल same होगा. कांस्टेंट, है ना? दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा. यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू सेम होगी वेदर यू गो ऑन अर्थ और यू गो इनसाइड द अर्थ, है ना? यू गो इन वाटर, एवरीवेयर द वैल्यू विल बी सेम. ठीक है, सर ये ये वाला पार्ट वैल्यू क्लियर है? हाँ जी. सर ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे करी होगी? हाँ, ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे की है, दैट विल कम इन क्लास 11th में भी. एक्चुअली नहीं है, इंट्रोडक्शन है उसका. ठीक है, तो दिस इज इन लैब, है ना? बाय ऑब्जर्विंग फ्यू थिंग्स. एक्चुअली इफ यू आस्क मी, ये वैल्यू जो है रिवर्स मोड पे कैलकुलेट हुई है. ठीक है, रिवर्स मोड में मींस मे बी they have somehow estimated the value of Earth's mass and then they dropped an object from the Eiffel Tower. They observed how much time it has taken to come down. They found the acceleration. So when they found acceleration due to gravity, then to satisfy that equation, then they came out with the value of G. तो value of G reverse में calculate की होगी इन्होंने. हाँ जी, understood? यस सर. ठीक है ना? What I am saying is कि let's say this is Eiffel Tower is there, this is Earth is there, and this is they dropped a 1 kg object from down below, from the top of Eiffel Tower. ठीक है, then they observed कि इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा. with the help of that t, ठीक है, and with the help of this height, आपके पास s भी है, t भी है, initial velocity 0 भी था. तो इन तीनों की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से नीचे आया. ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया. आपको पता है ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द मास एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इसको इक्वल करने के लिए जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको g माना है हमने. यू नो ऑल अदर वैल्यूज. आपको ये पता है, ये आपने यहां से कैलकुलेट किया था. m पता है, कैपिटल M पता है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स पता है आपको. एंड देन रिवर्स में करके देन दे कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल G. ओके सर. Okay, chalo, let's come back to the basics of gravitation again. So law of gravitation, what does it states that if there are two objects are there, है ना? जो हमने कल कहानी ली थी उसी को आगे बढ़ाते हैं. So we have got two students are there. These students are standing at a distance of 1 meter from each other and each one is having a mass of 100 kg, so that our calculation becomes easier. Question is हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग, है ना? दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं. वो फोर्स कौन सा होगा? दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन. ठीक है, दोनों ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. तो वो फोर्स कितना लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू एक्सेलरेट. एंड व्हेन दे आर एक्सेलरेटिंग, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर. ठीक है, दैट्स वी आर गोइंग टू फाइंड. सो वी नो फॉर्मूला इज, फोर्स का फॉर्मूला है G m1 m2 upon r square. So this G is how much? 6.67 into 10 raised to power minus 11. 100 into 100
R is 1 meter, 1 का square is 1. ठीक है, so this force is coming as 6.7 ले लेते हैं इसे, into 10 raised to power minus 7 न्यूटन. ठीक है, डेसिमल्स में आ रहा है फोर्स. दैट्स व्हाट फोर्स इज देयर. ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है बेटा, फटाफट बताओ. ये फोर्स ए के ऊपर लग रहा है या बी के ऊपर लग रहा है? सर सर दोनों दोनों पे. सर दोनों सर पे लग दोनों रहा के है. ऊपर. दोनों पर, दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सेम फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, नाउ बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन स्टूडेंट ए, तो उसकी वजह से स्टूडेंट ए इज गोइंग टू एक्सेलरेट. So can I say 6.67 into 10 raised to power minus 7, this is force, is mass into acceleration. तो student A का जो acceleration है, that will be 6.67 into 10 raised to power minus 9 meter per second square. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब स्टूडेंट ए का एक्सेलरेशन है, स्टूडेंट बी भी एक्सेलरेट करेगा, दोनों एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा दोनों का? हाफ अ मीटर. ठीक है, सो वी हैव एन ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए. दिस ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इट्स एक्सेलरेटिंग एट एक्सेलरेशन ए and it has to cover a distance of half a meter. How much time it's going to take? So कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? S is equals to ut plus half at square. ठीक है, so S is half a meter. Half a meter is u0 है, तो this part is 0, is half into a into t square. Half से half cancel, so t square is 1 upon a, 1 upon 6.67 into 10 raised to power minus 11. So can I say t square is, let's say 1.6 into 10 raised to power 11? Sorry, 0.16 into 10 raised to power 11 seconds. ठीक है, so t is 0.16, this is equals to 16 into 10 raised to power 9. बट ये 9 जो है वो हमारा नहीं होगा, तो 1.6 into 10 raised to power 10. 1.6 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे, सो लेट्स से 1.3 अराउंड है ना, सो 1.3 into 10 raised to power 5 seconds. After this much seconds they are going to meet each other. इस seconds को आप hours में कन्वर्ट कर सकते हैं. In terms of hours, this will be 1.3 into 10 raised to power 5 upon 3600 hours. So this becomes 100 upon 3 hours. ठीक है, 100 upon 3, that's around, let's say 33 hours. Or after around roughly, let's say 1 day. After 1 day, they will meet each other. ये कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी सी चेंज होंगी, है ना. 33 आवर्स से वो पहले ही मिलेंगे. क्यों मिलेंगे? क्योंकि एज द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूसिंग. एज द डिस्टेंस इज रिड्यूसिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंक्रीजिंग. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंक्रीजिंग, thus acceleration will increase. तो ये जैसे जैसे when as they are moving towards each other at very slow acceleration, but as they are moving towards each other, this acceleration will keep on increasing slowly. ठीक है, so instead of 33 hours, let's say they will meet somewhere around after 24 hours. यहाँ पर constant acceleration नहीं है, acceleration is changing. Any doubt, just ask me. सर हाँ जी, सर 0.16 कैसे आया? 0.16 कैसे आया? 1 divided by 6.6 को किया बेटा मैंने, तो रफली है ना. आई नो 1 by 6 जो है वो 16.67 कुछ होता है, तो आई टुक इट अराउंड अप्रोक्सीमेट, है ना, मे बी 0.15 आएगा या समथिंग अराउंड दैट, है ना. 1 upon 1.6.67 मैंने बस अप्रोक्सीमेशन में लेके किया, एक रफ अप्रोक्सीमेशन पे.
हाँ जी, अंडरस्टूड दिस? अगर समझ में नहीं आया है तो चिंता मत करो, है ना? सर हाँ जी, सर ये जो दो बॉडीज है सर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करेंगी? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि as they are moving towards each other, the distance between them is reducing, and thus ये बेटा जैसे जैसे एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, इनके बीच का डिस्टेंस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, है ना? थोड़ी देर बाद ये दोनों बॉडीज यहाँ पर होंगी, इनके बीच में डिस्टेंस जो हाफ अ मीटर रह गया है, तो फोर्स इंक्रीज होगा, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, दे आर मूविंग रिलेटिवली फास्टर, तो ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है एज दे आर मूविंग क्लोज। अंडरस्टूड? सर हाँ जी, सर अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो सर हमने ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले फॉर्मूलाज क्यों यूज करे हैं? क्योंकि हमें इसके अलावा कुछ आता नहीं है। मैंने इसलिए बोला कि ये रफ फिगर है, रफ बस एस्टिमेटेड है कि 33 आवर्स के बाद दे विल मीट। एक्चुअली इट मे बी, it will be less than 33 hours, so I'm saying maybe around 24 hours। ठीक है, हमने एक रफ कैलकुलेशन की है, कल हमने इसी क्वेश्चन को लिया था, दे आर गोइंग टू मीट ईच अदर, टुडे वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि भाई रफली कितनी देर में आपस में वो मिलेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके, now let's take this question again। Instead of these two bodies, I am taking this is mass m and this is small m। ठीक है, and let's say this distance between them is 6400 kilometers। now this capital M is basically earth is there, this small m is any object। now this distance with respect to gravitational force is immaterial, irrelevant। इस डिस्टेंस का क्या कहीं पर यूज हो रहा है? कोई यूज नहीं हो रहा है ना? अगर मैं अर्थ के साइज को, ये साइज को मैं ऐसे इंक्रीज कर दूं, doesn't matter, distance between the center remains same, doesn't matter, है ना? so this distance between the surface, this is irrelevant, है ना? इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। यहां तक क्लियर है आपको बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो नाउ देयर इज अ ऑब्जेक्ट, है ना? लेट्स से एफिल टावर के ऊपर कौन चढ़ा? हाथी चढ़ गया, हाथी का वेट है 1000 kg। ठीक है, अब हाथी के ऊपर जो है अर्थ फोर्स लगा रही है और अर्थ के ऊपर हाथी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, दोनों ही स्पेस में बोथ आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। अर्थ का जो मास है दैट इज 6.0 into 10⁻24 kg। how much force they are applying? Force is equals to gmm upon r square। this much force they are applying on each other। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतना फोर्स लगाया है। क्या अर्थ ने ज्यादा फोर्स लगाया? नहीं, अर्थ ने भी उतना ही फोर्स लगाया जितना हाथी ने लगाया, है ना? हाथी की जगह चींटी भी खड़ी करोगे तो दोनों, अर्थ जो चींटी पर फोर्स लगा रही है, चींटी भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगा रही है। even if it's 10,000 newtons, so force has to be equal and opposite, they are applying exactly equal and opposite force on each other, but वो जो force का जो result होगा वो अलग होगा, है ना? मैं अपनी उंगली से, उंगली को टच करके जो है मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा सकता हूँ। अब मैं उंगली को टच करके अगर मैं चींटी को मूव कर रहा हूँ और मैं चूहे को मूव कर रहा हूँ और मैंने उसी उंगली से अंगद को मूव करना चाहा या हाथी को मूव करना चाहा, तो रिजल्ट मेरा अलग अलग निकल रहा है हर केस में। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स सेम लग रहा है, बट क्योंकि एक फोर्स जो अर्थ पे लग रहा है, अर्थ बहुत बड़ी है, तो अर्थ भी एक्सीलरेट तो जरूर करेगी, बट दैट एक्सीलरेशन विल बी इनसिग्निफिकेंट, वेरी वेरी लेस। सर ये जो डिफरेंस है सर ये
फोर्स सेम है, लेकिन सर जो एक्सेलरेशन और मास के बीच में डिफरेंस होता है सर, उसी की वजह से होता है ना, फोर्स इक्वल लग जाता है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट को और मास कम होगा, और ऑन हाँ द अदर है। देखो, अब ये जो फोर्स है, जब ये अर्थ पे लगा तो अर्थ भी मूव कर रही है, और जब ये एलिफेंट पर लगा तो वो भी मूव कर रहा है, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं हम। सो दिस इज GMM अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स जब अर्थ पर लगा तो दिस इज इक्वल्स टू M इंटू ए, दैट इज अर्थ का मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर देख लेते हैं, ये मास से ही मास कैंसिल हो गया है ना, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू एलिफेंट का मास अपॉन डिस्टेंस, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज, लेट्स से दिस इज कमिंग एज 1 मिनट। अगर हम इसको लेंगे तो 6.4 and 6.67 is getting cancelled, so maybe around 1.6 into 10⁻⁻8 एंड नीचे से 10⁻12 आएगा, तो इंटू 10⁻12, दिस इज एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज अर्थ का एक्सेलरेशन आ रहा है बेटा, ये 10⁻20 है ना, मीटर पर सेकेंड। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अर्थ एक सेकेंड में कितना मूव करेगी when elephant is jumping from the Eiffel Tower, so every second the earth is moving with this acceleration. सर इसका वैल्यू 9.8 आएगा ना? ना 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 ना, हेलो हेलो, ये तो एलिफेंट की वजह से अर्थ मूव कर रही है बेटा। मैंने पहले एलिफेंट की वजह से जो अर्थ की मूवमेंट है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सो दिस इज, देखो मीटर में है, अगर आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे, बेटा कुछ इश्यूज आ रहे हैं ना, लेट मी स्विच ऑफ एंड स्विच इट ऑन अगेन। ठीक है, वेट फॉर 2 मिनट्स। जो एलिफेंट Sir, की your screen is अर्थ ने not मूव visible. किया है। हाँ जी बेटा, है ना, आई एम रीस्टार्टिंग द राइटिंग पैड। जो अर्थ, सॉरी, जो एलिफेंट की वजह से अर्थ ने मूव किया है, दैट इज कमिंग 10⁻⁻20 मीटर्स, है ना। अगर आप उसको देखेंगे तो 10⁻18 सेंटीमीटर और 10⁻17 मिलीमीटर्स, है ना, और यू कैन से 10⁻14 माइक्रोमीटर्स। तो सेल का भी 10⁻14 पार्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेल के बाद अगर एटम्स में जाएंगे तो आर्मस्ट्रॉन्ग इज देयर, दैट्स 10⁻−10 इज देयर। उसके बाद अगर आप प्रोटॉन के साइज पर जाएंगे, है ना, न्यूक्लियस का साइज पे जाएंगे, 10⁻14 इज देयर। तो न्यूक्लियस के साइज से भी छोटा है ना, 10⁻20 इट इज मूविंग, सो दैट्स इनसिग्निफिकेंट। वो जो मूवमेंट है वो इतनी छोटी है कि आप उसको मेजर भी नहीं कर सकते, एलिफेंट की वजह से जो अर्थ की मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सो व्हेन एलिफेंट इज जंपिंग फ्रॉम एफिल टावर, इज अर्थ मूविंग? यस, इट्स मूविंग, बट द मूवमेंट इज सो स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट दैट इट्स बियॉन्ड मेजरिंग लिमिट्स, है ना, हम उसको मेजर भी नहीं कर सकते हैं। Now we'll see. 1 minute. Okay. Now we'll see when elephant के ऊपर जब फोर्स लगा तो उसकी मूवमेंट कैसे हो रही है ना, दैट थिंग विल सी।
Okay. So we have got again force. कितना फोर्स लगा एलिफेंट पे? G अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिफेंट. ठीक है, फटाफट बताओ ये स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ मास ऑफ एलिफेंट. एलिफेंट. मास ऑफ एलिफेंट है ना. तो ये मास ऑफ एलिफेंट तो ये कैंसिल ही हो गया. तो जो एक्सेलरेशन होना चाहिए था, ठीक है, वो उसमें एलिफेंट के मास की तो कहीं पर बात ही नहीं आ रही है. मतलब एलिफेंट की जगह बेबी एलिफेंट को थ्रो करेंगे तो वो भी उसी केस में m कैंसिल हो गया. ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर आ रहा है सबको? तो जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट. जो अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप एफिल टावर से थ्रो करेंगे, so if it is 1 gram object or 1 kg object or 100 kg object, all of them are going to accelerate at the same rate. ठीक है, होगा क्या? धरती माता जो है वो 1 ग्राम पर कम फोर्स लगाएगी, 1 kg पर ज्यादा, 100 kg पर और ज्यादा, but earth will make sure all of them are accelerating towards the earth at the same rate. वो जो acceleration है that is independent of मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. इसके पीछे बहुत फेमस स्टोरी है ना, गैलीलियो एंड लीनिंग टावर ऑफ पीसा. यस सर. ठीक है, चेक करो, एनीवन ऑफ यू कैन पोस्ट इट ऑन द ग्रुप. सो ये जो G है, तो वी फर्स्ट थिंग वी फाउंड इट हैज गॉट नो रोल और नो यूज ऑफ मास ऑफ एलिफेंट. इसमें नाउ दिस कैपिटल G की वैल्यू जब आप डालेंगे 6.67 इंटू 10 raised to power -11, मास ऑफ अर्थ that is 6 into 10 raised to power 24. ये जो इतना बड़ा मास है, this mass is the one which is making sure कि जो acceleration है वो थोड़ा सा significant हो. Upon r square, r is how much? 6.4 into 10 raised to power 6 का square. ठीक है, अब जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये जो कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी ऑन अर्थ्स सरफेस. ये अर्थ सरफेस की बात हो रही है. ठीक है, अर्थ सरफेस से अगर आप सिग्निफिकेंटली दूर चले जाएंगे तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस हो जाएगा. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर. Okay then. So what happens when you jump from Eiffel Tower? Hanji, what happened when you jump from Eiffel Tower? The earth pulls us down and puts us down at 9.8. ठीक है, दिस इज अर्थ खाली पुल नहीं कर रही है, आप भी अर्थ को पुल कर रहे हो. ठीक है, व्हेन यू जंप फ्रॉम एफिल टावर देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्टिंग एंड वी गेट पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ठीक है, एंड द रेट एट विच वी गेट पुल्ड, बिकॉज वी आर गेटिंग पुल्ड, हमारे पर कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लग रहा है, वी आर सपोज्ड टू एक्सेलरेट. दैट एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो सर इसमें इस एक्टिविटी में हमारा मास नेग्लिजिबल कह सकते हैं? नहीं, इस एक्टिविटी में हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता है. अगर आप एफिल टावर से जो है ना 1000 टन स्टील बॉल लेकर जंप करेंगे, तब भी आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही फॉल डाउन करेंगे. ओके सर. ठीक है, देयर इज अ famous experiment conducted in US by NASA. They had one big cylindrical chamber was there where they created a vacuum. Now Yes, sir. There is a video where they put a feather and a bowling ball. And हाँ then जी, they तो drop एक it. बॉलिंग बॉल और एक फेदर है ना, उनको
सेम हाइट से ड्रॉप किया था एंड बोथ ऑफ देम रीच द अर्थ सरफेस एट द सेम टाइम. ठीक है. In absence of vacuum, when there is air is there, so we are talking about air drag, and that is the one which changes the actual scenarios, but this experiment was performed on moon also. So moon, they found that they are falling on the same time. Why? Because moon does not have any atmosphere, no air is there. So when there is no air, then all the objects will fall at the same rate. सर ये तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हर प्लैनेट के लिए सेम? नहीं, ये सिर्फ अर्थ के लिए है बेटा. ठीक है. ओके सर. और खाली अर्थ का, व्हेन यू टॉक अबाउट जी, ग्रेविटी है ना, सो दिस ग्रेविटी ये अर्थ का है. और अर्थ के लिए ये कहां पर एप्लीकेबल है? अर्थ के लिए एप्लीकेबल है व्हेन आर इज 6400 किलोमीटर. ठीक है. आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. अगर ये डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो डजंट मेक मच डिफरेंस. बट अगर ये डिस्टेंस जो है आपने सिग्निफिकेंटली चेंज कर दिया है ना, आप अर्थ में प्लेन से, लेट्स से रॉकेट से आप ऊपर गए एंड यू वेंट टू अ हाइट ऑफ लेट्स से 9600 किलोमीटर. ठीक है. और यू वेंट टू अ हाइट ऑफ 3200 किलोमीटर. ठीक है. और फिर आपने वहां रॉकेट से आपने जंप किया है. नाउ यू विल नॉट फॉल एट द रेट ऑफ 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना. Acceleration will change because your distance from the center of earth instead of 6400 kilometer is now significantly changed to 9600 किलोमीटर. 6400 किलोमीटर का अगर 6405 किलोमीटर हो जाए तो there is hardly any change is there, है ना. हमारी कैलकुलेशन में यहाँ पर hardly any change is there. ये तो ऑलरेडी हमने एक रफ एस्टिमेटेड लिया हुआ है 6.4 वैसे भी. बट अगर ये 6.4 का मैं 7.4 करता हूँ, 8.4 करता हूँ, तो वैल्यू ऑफ जी विल स्टार्ट reducing down. ठीक है. लेट्स फाइंड आउट if this is earth is there. ठीक है. सिद्धांत is there in this rocket. This distance is 3200 kilometer and he is doing a free fall, of course with a parachute. ठीक है. Let's say ना impractical things, but let's say theoretically, and now he is falling down. I am interested what is acceleration due to gravity for Siddhant. Initial acceleration due to gravity. This acceleration due to gravity is bound to increase as the distance will keep on decreasing. Let's say there is no atmosphere. ठीक है. तो initial acceleration due to gravity at the starting, यहाँ पर acceleration due to gravity कितना होगा? This is what I am interested in. क्वेश्चन समझ में आया सबको? सर चैट में लिखना है. No, I am doing it. Hello, this is not easy question. पहले देख लेते हैं एक बार. देखो, आपको ये तो पता ही है बेटा, जो G है ना, this value is 9.81 and this G is equals to GM by R square. ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो के केस में है. ठीक है. अब सिनेरियो क्या होंगे? न्यू G, that is G dash. What is capital G? कैपिटल G तो चेंज ही नहीं होगा ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट है. सो दिस इज इक्वल टू G. क्या अर्थ ऑफ मास ऑफ अर्थ चेंज हुआ है? हाँ जी. नो सर. नॉट चेंज. तो ये भी m ही रहेगा, है ना. R, क्या R चेंज हो गया है? यस सर, आर स्क्वायर का R चेंज हो गया है. ठीक है. R कितना चेंज हो गया? देखो, पहले R था 6400 किलोमीटर और न्यू R 9600 किलोमीटर. Can I say R dash is 1.5 times of R, or R dash in fractional form is 3/2 times of R, है ना. So this is 3/2 times of R का square. So G dash is GM by 9/4 R square. This is 4/9 times of. फटाफट बताओ, GM by R square कितना होता है? 9.8. हाँ, G होता है ना. So this is 4/9 into 9.81, है ना. अब इसको आप कर सकते हैं. This is 4 into 1.09. So this is 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर.
आप देख रहे हैं जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है फोर्स जो है वो फटाक से डिक्रीज हो रहा है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग। Sir, हाँ जी। sir, can we say that the radius of the Earth and the uh, force, gravitational force is inversely proportional? रेडियस ऑफ अर्थ Yes, sir. कि अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज करेंगे Yes, sir. तो तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, है ना? yes, sir. एंड हाउ अबाउट द मास? सर मास को अगर कंसिडर ना करें तो बोल रहा था। मतलब मास को आप कांस्टेंट रख रहे हैं या मास को कंसीडर सर बिल्कुल नो नहीं? सर, मास कंसिडर नहीं होगा सर, मास उतना ही रहेगा जितना था पहले। अच्छा, मास विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक यस है। सर। अगर मास कांस्टेंट है देन दिस इज acceleration due to gravity is inversely proportional to square of the radius of earth बोल देंगे फिर हम, ठीक है। एट अर्थ सरफेस, अगर अर्थ सरफेस की बात करेंगे, है ना, अगर अर्थ सरफेस से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो बेसिकली इट इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। आप इस चीज को समझो बेटा, है ना। व्हेन आई एम सेइंग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर होता है, ठीक है। इन केस ऑफ अर्थ, a object at the earth surface, this distance between the center is same as the radius of earth, ठीक है। तो फॉर्मूले में भी जो r है ना, वो r is distance between the object. Only thing is when object is at earth surface, then the distance between their center is same as the radius of earth. ओके सर। सर समझ नहीं आया। कौन सा पार्ट? फॉर्मूले सर की बात कर रहे हैं हम, सुन लो मैं फिर से बता रहा हूँ। फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, F इज GMM अपॉन आर स्क्वायर। ये R जो है ये दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, है ना। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बात तो क्लियर है? यस सर। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव कर करके यहां पर ले आता हूं, ठीक है, R इज व्हाट? R इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज सेम एज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं तब हम r को जो है रेडियस ऑफ अर्थ डाल देते हैं उसमें, बट वहां पर r एक्चुअली जो है r का मीनिंग इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ओके। देखो इस चीज को आप समझो, अगर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया है कैपिटल M, ठीक है। नाउ इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट विद इन दिस रेड सर्कल, ठीक है, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगेगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ब्लू वाले सर्कल में है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगेगा बट थोड़ा कम लगेगा क्योंकि ये दूर है। तो यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg, 1000 kg, 10,000 kg और 1 billion kg, this is going to move towards this capital M at the same rate, वो exactly same rate पे move करेगा, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन से। वैक्यूम हो तो? हाँ जी, अगर वैक्यूम है तो आप समझ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी इज सेम। यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इररिस्पेक्टिव, वो ऑब्जेक्ट जो है वो चूहा है या हाथी है, सब पर जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम लगेगा। फोर्स सेम नहीं होगा, सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी से जी अर्थ, ठीक है, is 9.81 meter per second square, but if not provided then you have to understand that this is at earth's surface। ये अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं। अर्थ सरफेस का मतलब है
10-15 किलोमीटर, अर्थ से 10-15 किलोमीटर की हाइट तक का सरफेस है ना, उतनी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसमें जो जी है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। तो फिर सर अर्थ के अगर हम अंदर जाएंगे तो उसके अंदर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? अच्छा, क्यों बढ़ जाएगी? सर वेरी गुड रेडियस कम हो क्वेश्चन, जाएगा। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। कोई इसको काउंटर करना चाहेगा? ये किसने पूछा है भाई? सर अक्षत। अक्षत। ओके, अक्षत इज आस्किंग सर ये अर्थ सरफेस, यहाँ पर तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर मैं यहाँ पे अर्थ के अंदर चला गया है ना, 3200 किलोमीटर इनसाइड, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? क्या वो ज्यादा सर होगी या कम होगी? हाँ जी, सर मैं बोलो पार्थ शर्मा। सर 0 हो जाएगी। जीरो हो जाएगी? अच्छा, क्यों हो जाएगी जीरो? सर क्योंकि हम रेडियस पे ही हैं सर। रेडियस पे ही है, मतलब व्हाट ही इज सेइंग इज कि सर यहाँ पर हमने ना एक टनल बना दी है, ठीक है, ओके। अब वो यहाँ पर चला गया है सर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ग्रेविटी। हाँ जी, सर तो फिर सेंटर पे ही है क्या हम? सेंटर पे थोड़ा है, सेंटर तो 6400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है बेटा, मैं तो 3200 किलोमीटर ही गया हूँ अभी। अच्छा सर हाँ जी, ओके सर, आई थॉट दैट। सर आई थिंक सो सर 9.8 ही रहेगी, क्योंकि सर ऊपर का जो मास है सर, क्या बोलते हैं, हाँ। हम यहाँ से सर सर्कल जो है उसका मास भी कम हो जाएगा, क्योंकि सर ऊपर का अपना हम सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं। तो बेटा वो 9.81 से कम हो जाएगी, ठीक है। व्हाट विल हैपन इज, इफ यू आर गोइंग इनसाइड, अगर आप अंदर जा रहे हैं तो अर्थ का ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा है, बट वो ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है। नीचे वाला जो पोर्शन है वो फोर्स लगा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स काउंटर करेंगे, ठीक है, और काउंटर करने पर दिस वैल्यू विल डिक्रीज, और ये वैल्यू जो है वो लीनियर फॉर्म में डिक्रीज करती है, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आई विल नॉट टेल नाउ, बट जो वैल्यू डिक्रीज करती है वो लीनियर फॉर्म में करती है। लीनियर फॉर्म में मतलब दिस इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज द हाइट, दिस इज 6400 किलोमीटर, नहीं, इसको हम वो दिखा देते हैं, दिस इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये एक्सीलरेशन है, और ये जो है ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर आपका अर्थ से डिस्टेंस 6400 किलोमीटर है तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर आपका डिस्टेंस जो है 3200 किलोमीटर है तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। वो एग्जैक्ट लीनियर फॉर्म में चेंज होगी, और सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। समझ में आया ये? यस सर। अगर मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, अगर मैं 7000 मीटर चला गया बेटा, या 8000 मीटर चला गया, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? सर बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। हेलो, फिर से सोचो, यहाँ से आप ऊपर जा रहे हो, यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? फिर आप से और ऊपर चली गए, और ऊपर बहुत दूर कम। कम होती जाएगी, है ना। वो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, दैट विल बी इन दिस फॉर्म। जीरो तो कभी नहीं होगी, आप इनफाइनाइटली दूर चले जाओ तब भी डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में, है ना, थोड़ी बहुत एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जरूर रहेगी, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ विच इज देयर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए मैक्सिमम कहां पर है? पोल्स। एट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोल्स। Acceleration due to gravity for any object is at surface.
So, जी बोलो. so why is the gravity zero at the center? ग्रेविटी जीरो एट द सेंटर, क्योंकि सेंटर में आपके आसपास जो मास है वो सारा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब आपको इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, तो ओवरऑल फोर्स ऑन यू विल बी जीरो, है ना. नेट बैलेंस, नेट फोर्स इज बैलेंस फोर्स. जब बैलेंस फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है. Okay, sir. हाँ जी, अंडरस्टूड एवरीवन. Yes, sir. ये ग्राफ नोट कर लेना है ना. दिस इज एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ जी. सर ये ग्राफ नोट. हाँ जी बिल्कुल. सर एक बार आप फिर से समझा देंगे कि वो जो डिस्टेंस किसी प्लैनेट के सरफेस से और उस ऑब्जेक्ट के बीच का जो होता है वो इररिलेवेंट क्यों होता है? प्लैनेट के सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस. यस सर, जो आपने उस एग्जांपल में लिया था कि दो के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं. हाँ बेटा, मतलब देखो मैं बता देता हूँ आपको. अगर मैंने एक केस ये लिया है कि दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज 100 kg एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज 100 kg. ठीक है, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर. दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, एग्रीड ऑन दिस. यस सर. और यहीं पर मैंने ऑब्जेक्ट ये ऐसा बना दिया है ना. दिस ऑब्जेक्ट इज 100 kg, दिस ऑब्जेक्ट इज 100 kg. विल दे अट्रैक्ट ईच अदर? यस सर. यस. और यहीं पर ये ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा बना दिया है. 1 मिनट. Okay, so this object is 100 kg and this object is 100 kg, so they will attract each other, है ना. Both the cases the force applied will be exactly same and thus the acceleration on the object will be same. A का जो acceleration है तीनों केस में exactly same होगा. ओके सर. ठीक है. so फोर्स के केस में, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में व्हाट मैटर्स इज डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस दैट इज नॉट रेलिवेंट. रेलिवेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, दैट इज व्हाट इज रेलिवेंट. सर. हाँ जी सर प्लीज एक छोटा सा रिकैप और दे दीजिए कि सर अगर प्लैनेट के सरफेस से दूर होगा ऑब्जेक्ट तो कम कैसे होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? क्योंकि आर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंक्रीज करेगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज करेगा. ठीक है. ओके सर आगे ना. सो दिस इज 6400 kilometers, है ना. दैट्स द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ए एंड द अर्थ सेंटर. ठीक है. तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा? दिस विल बी accelerating at rate of 9.81 meter per second square. ठीक है. Now this object A I am placing at a distance of 64,000 kilometers. अब यहाँ पर एक्सीलरेशन बताओ कितनी होगी एट पॉइंट बी? कम हो जाएगी बहुत. कितनी होगी कैलकुलेट करो. ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, दिस इज विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन नाउ. ठीक है. चलो ये क्वेश्चन और मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ.
ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है बेटा, आपके पास दो चीजें हैं। पहला जो आपको पता है दैट इज G इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वेयर, और यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज पता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, या तो आप यहाँ पर अगर पॉइंट बी पर जी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, एक तरीका जो है वो बहुत ही यूजलेस तरीका है कि आप न्यू जी कैसे फाइंड करेंगे। न्यू जी इज जी एम अपॉन न्यू आर का स्क्वायर। फिर आप यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे, दिस इज 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 अपॉन 64,001 2 3 zeros मोर का स्क्वायर। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू वैल्यूज है वो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम ऑलरेडी जो कैलकुलेटेड है उसका यूज करेंगे। हमें पता है कि ये जो कैलकुलेशन है इसका आंसर 9.81 आता है, तो इस चीज को यूज करेंगे। तो व्हाट यू विल से इज न्यू जी डैश इज जी एम बाय न्यू आर का स्क्वायर। दिस इज जी एम बाय 10 times of new r is 10 times of old r, right? So this is gm by 100 into r square. Now you'll use the fact कि ये जो gm upon r square है ना, ये हमारी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो उस कैलकुलेटेड वैल्यूज को आप यूज करेंगे। So this is 9.81 by 100, so this is 0.0981 meter per second square. And you understood? Yes, sir. So will the gravity be zero at the center of neutron stars? Okay, very good question, Edwig. किसी को पता है न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? यस सर पता है। बताओ फिर, कुछ तो बताओ, मुझे नहीं पता है। सर जब सन मतलब जैसे जब स्टार्स होते हैं तो जब वो अपने डाइंग के स्टेज में होते हैं तो सर वो कोलैप्स कर जाते हैं। जब वो कोलैप्स करते तो उतना ज्यादा ग्रेविटी का वेट रहता है कि वो एटम के अंदर के जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्यूज हो जाते हैं और फिर एक डेंस मास न्यूट्रॉन का बन जाता है, तो उसे न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। तो क्या खास क्या बात है उसमें? सारी चीजें तो न्यू एटम से बनी है और हर एटम में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स हैं, तो उसमें ऐसा क्या खास है? डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा क्यों हो गई? मैं भी एटम्स का बना हूं, मेरे अंदर भी न्यूक्लियस है। नहीं सर, वो सिर्फ न्यूट्रॉन्स का बना है, उसमें कोई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो सारे न्यूट्रॉन्स एक साथ बहुत पास होके रहते हैं। अगर मैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो निशा यू आर देयर है ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं सिर्फ थोड़ा सा और डीपली जानना चाह रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट पता है या नहीं, या सिर्फ ऊपर की इंफॉर्मेशन पता है? आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। सर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसमें बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो क्या हो क्या रहा है, मतलब जो चीज अभी प्रेजेंटली मेरे हाथ में जो इरेजर है, ये इरेजर की डेंसिटी ज्यादा क्यों नहीं है? मतलब न्यूट्रॉन सर स्टार में क्योंकि ऐसा एटम में बहुत मतलब एटम्स जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें बहुत ज्यादा स्पेस रहता है उसके बीच में, तो जब वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्वाइन हो जाते हैं तो वो स्पेस गायब हो जाता है। वेरी गुड, है ना, इम्प्रेसिव। न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है बेटा, आप अगर किसी एटम को देखेंगे ना, कार्बन के एटम को देखेंगे, तो कार्बन के एटम के स्ट्रक्चर को अगर आप डिकोड करेंगे ना, तो वो स्ट्रक्चर पता है कैसा होगा? फुटबॉल स्टेडियम के अंदर आपने एक मटर का दाना रख दिया, है ना, तो ये फुटबॉल स्टेडियम जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एटम का साइज। और अगर एटम के साइज को फुलाकर हमने फुटबॉल स्टेडियम की तरह जितना बड़ा बना दिया, तो उसके अंदर एक छोटा सा मटर का दाना, दैट इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दोज आर योर इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने को तो हम बोलते हैं कि वी आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट एटम्स बाय देमसेल्व्स आर 99.99999% एम्प्टी। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार में क्या होता है, ये जो सिर्फ न्यूक्लियस है, ओनली द न्यूक्लियस आर ब्रॉट अप टुगेदर। ठीक है,
and thus it becomes very very dense or very very heavy. ठीक है, तो अगर आपने एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार अगर लिया तो उस एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का वेट जो है विल बी फ्यू मिलियन केजीज, है ना, दैट्स हाउ डेंस इट इज. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय एडविक. एडविक देखो यहाँ पर बेटा आप खड़े हो, है ना, और यहाँ पर जो है आपको एक चूहा खींच रहा है, यहाँ पर एक और चूहा, एक और चूहा, यहाँ पर ये सारे चूहे खींच रहे हैं आपको. आपके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है. आर यू गोइंग टू मूव एडविक? यू आर नॉट गोइंग टू मूव, है ना. और यहीं पर आपके ऊपर आपको मान लो सारे हाथी खींच रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग टू मूव. Why you not move? Because it's a balanced force is here. जब तक हर जगह balance कैंसिल हो जा रहा है बार ऑपोजिट डायरेक्शन. हाँ जी, सर हर जगह कैंसिल हो जा रहा है, एक तरफ हाँ जी, से तो ऑपोजिट जब डायरेक्शन. हर तरफ से फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो नेट फोर्स विल बी जीरो. और नेट बैलेंस फोर्स अगर फोर्स जो है वो बैलेंस फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी देयर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ न्यूट्रॉन स्टार विल बी जीरो. Okay. Any other question? But black hole spins extremely fast and has huge amount of creates a huge gravity force. Very good. Okay, let's not get into solar system chapter. You know, question in this question. Find value of G if Earth's radius is halved and Earth's mass is doubled. Sir, what is the mass of Earth? सर चैट बॉक्स में लिखना है. हाँ जी. Sir, what is the mass of Earth? I don't know. सर अर्थ का रेडियस कितना है? I don't know. आप वही गलती कर रहे हैं जिस गलती से मैंने अभी कुछ देर पहले आपको सावधान इंडिया किया था. ठीक है, क्या गलती कर रहे हैं आप? जी डैश की वैल्यू जो है जी इंटू न्यू एम अपॉन न्यू आर डैश का स्क्वायर, है ना. आप कह रहे हैं सर यहाँ पर वैल्यू डाल के हम तो वापस उसको कैलकुलेट करेंगे, 2 बार 3 बार कैलकुलेट करेंगे. आप ऐसे ही करना चाह रहे हैं. अर्थ का मास जो है वो 6 इंटू 10⁻24 है, डबल किया तो 12 इंटू 10⁻24. रेडियस is 6400 किलोमीटर, हाफ किया तो 3400 इंटू 1000 का स्क्वायर. तो ये कैलकुलेशंस नहीं करनी है. ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे करोगे तो आंसर सही आएगा, ठीक है, बट यू विल लूज लॉट ऑफ टाइम, है ना. कम से कम भी 15 मिनट लगेंगे आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने में. ठीक है, एंड देयर इज चांस कि आप उसको गलत कर दें. तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इसी में जो है ना, आप देखो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं पहले, है ना. इसी चीज में इफ आई राइट डाउन दिस एज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं ऐसे. हाँ जी, Yes, sir. ठीक है. और डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं हम? दिस इज 6400 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन 64,000 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स
इंटू 2/1/4। ठीक है, ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना। ये वैल्यू कितनी है? 9.8। 9.81 9.81 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 8। तो आपका आंसर जो है 9.81 इंटू 8। ठीक है, मे बी समवेयर अराउंड 78.48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट ये प्रेजेंटेशन हमारी गड़बड़ है। ठीक है, बेटर प्रेजेंटेशन क्या होगी? बेटर प्रेजेंटेशन इज, यू विल से दैट जो न्यू केस था हमारा, ठीक है, सो g इज इक्वल्स टू, जो पुराना केस था g इज इक्वल्स टू gm/r²। जो न्यू केस होगा, तो न्यू केस में g इंटू न्यू मास अपॉन न्यू रेडियस। ठीक है, न्यू मास कितना है? व्हाट इज m डैश? 2m। 2m है ना, मास डबल हो गया है, तो दिस इज 2m। व्हाट इज r डैश? 1/2r 1 का by होल 2r स्क्वायर। हाँ जी, r डैश बाई 2 है ना, स्क्वायर है ये इसका। सो दिस इज gm/r स्क्वायर इंटू 8। सो दिस इज g इंटू 8। और अब आप g की वैल्यू डालेंगे। दोनों एग्जैक्टली सेम थिंग है, बट प्रेजेंटेशन अलग आ रही है। आपको कैपिटल M और कैपिटल R की वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने रेडियस हाफ किया है और मास डबल किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम 8 टाइम्स। सर 8 टाइम्स क्यों? तो 1/8 टाइम्स नहीं होगा? 1/10। जी इंटू 8 है इसलिए। नहीं, मैं समझा नहीं बेटा। न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g डैश, दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ओल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस सर। तो 8 टाइम्स तो हो गई। ओके सर, समझ गया। मैं वो कंफ्यूज हो गई थी एक चीज के ऊपर। नो इश्यूज। बेस्ट इज आप कंफ्यूज होते हो तो आप पूछते हो, है ना। दिस इज द बेस्ट थिंग एंड एवरीवन शुड आस्क। कहीं कुछ भी छोटा डाउट हो, मोटा डाउट हो, पूछना जरूर है। हाँ जी, आगे करें। यस सर। ओके, सर हाँ जी, बोलो। आ रहे थे। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू सेइंग। सर वो जो आप बोल रहे थे ना सर, डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए सर। हाँ, नहीं समझ में नहीं आया बेटा। यहाँ पर g डैश कितना हो जाएगा? 8 इंटू 9.81 है ना। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हेलो हाँ जी, बोलो। सर, कैन यू हियर मी? हाँ जी, बिल्कुल। सर प्लीज, बहुत नेट दिक्कत हो रही है, इस बार भी नहीं सुना सर। प्लीज ये जो आपने बोला था कि कैलकुलेशन नहीं करते डिनोमिनेटर में, जो गलती करते हैं लोग, उसको एक बार समझा दीजिए बेटा ये आई वाज सेइंग, ये गलती करते हैं हम कि जहां पर हम वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूज डालकर आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, आपको कैलकुलेट मतलब इस फॉर्म में करना है ना। ये जो हमने अप्रोच रखी है, तो इस फॉर्म में आपको कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन हियर। ओके, फाइंड न्यू जी। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ Earth's mass and radius are
made double. ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है ना, फाइंड न्यू जी एट अर्थ सरफेस. कहीं पर मेंशन नहीं होगा तो you'll automatically take कि we are asking for value of g at surface. चैट बॉक्स में आंसर देंगे. आप आंसर जी की फॉर्म में भी दे सकते हैं. यू कैन से सर जी विल बी remaining same, or it will become 2 times, or it will become half, or it will become 4 times. चलो भाई, माइक पे कौन आ रहा है? एडविक, आपका आंसर क्या है बेटा? सर सेम जी. सेम कैसे आया बताओ फटाफट. सर जी चलो जी ये तो मैंने डैश लिख दिया. इक्वल हाँ जी, जी डैश बताओ. सर डी जी डैश इज इक्वल टू सर कैपिटल जी इंटू 2m इंटू अपॉन 2r. 2m अपॉन 2r होगा या क्या होगा? फिर से बोलो. अपॉन क्या होगा? अपॉन 2r स्क्वायर. हाँ, तो स्क्वायर कौन करेगा? और ये स्क्वायर पूरे का स्क्वायर होगा. आपने होल स्क्वायर नहीं लगाया या तो, है ना. सो दिस इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और m का यहाँ पर 2 आएगा और 2r स्क्वायर का यहाँ पर 4 बचेगा, है ना. दिस वैल्यू इज स्मॉल जी, सो दिस इज हाफ हो हाफ जाएगा. इनटू स्मॉल जी. सो योर आंसर इज g/2, which is 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं. राइट, वन मोर क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, Sir, sir. yes, sir. Find g of a new planet discovered with distance 100 AU from Sun and has mass has mass 4 times that of Earth and radius is twice that of Earth. चलो जी. हाँ जी, very good Edvik. Sorry, first answer was Akshat, followed by Edvik, Siddhant, Daksh.
ओके बेटा, आई एम पोस्टिंग अटेंडेंस ऑन द ग्रुप, है ना? तो अभी आप एक बार माइक यूज मत करना, अदरवाइज ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। शौर्य तिवारी, रोल नंबर नहीं लिखा है आपने बेटा? हाँ जी, अमितोज हैज रिटर्न सेम एस जी, रिमेन सेम। सभी का आंसर सही आ रहा है, बट काफी कम आंसर्स आए हैं अभी तक। ठीक है, लेट्स सी हियर। बेटा जो ओल्ड जी था, ये 100 AU, ये तो यूजलेस है ना। न्यूटन ने बोला पूरे यूनिवर्स में लागू होगा। अब चाहे सन के पास हो, दूर हो, या दूसरी गैलेक्सी में हो, है ना, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम होगा एवरीवेयर। ठीक है, ऑब्जेक्ट छोटा हो बड़ा हो, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है एक सिंगल piece of stone है which is going around the sun or which is floating freely in the solar system, उसका भी अपना एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, कोई एक एस्ट्रोनॉट भटक के घूम रहा है स्पेस में, उसका भी एक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, उसके सरफेस पे भी things will get attracted but force is very weak, so acceleration due to gravity will be very very less। ठीक है, खाली अगर g लिखेंगे that automatically means it's acceleration due to earth's gravity। So normal is g is gm by r square, this value we know is 9.81 meter per second square। इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे जब हम न्यू जी कैलकुलेट कर रहे हैं। न्यू जी इज कैपिटल G into mass, mass is how much? 4 times, this is 4m upon radius is twice, so 2r square का square। 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ये gm by r square वापस आ गया, this is again सर small, इक्वल होगा, है ना? सेम। हाँ जी, it will be same। very So, good। हाँ जी, बोलो। what can we do with the information that the distance from the sun is 100 AU? कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए। These are in general. इन जनरल मीन्स मैं तो ये वैसे ही दिया था ना, इसका कोई यूज नहीं है, यू विल नॉट से एनीथिंग। आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से पूछो। So, what can we find with the information that distance from sun is 100 AU? व्हाट वी कैन फाइंड, Yes, sir. वी कैन जस्ट फाइंड कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा अराउंड द सन। ठीक है, और आपका सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज डिफाइंड है। ठीक है, तो वो सोलर सिस्टम में किस एरिया पे लाई कर रहा है ना, बट अदरवाइज वेदर दिस विल क्वालिफाई एज अ प्लेनेट और नॉट, है ना। तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड्स कि वो अगर कोई ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट होता है ना, तो अगर नेपच्यून के बाहर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको हम एज अ प्लेनेट नहीं कंसिडर कर रहे हैं। Okay, sir. सर ऐसा क्यों है? क्लास 8 का टॉपिक है ना, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। प्लैनेट्स की डेफिनेशन डिफाइन की है ना AIAU ने, है ना, वो चेक कर लो। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड न्यू जी if Earth's radius is doubled and density remains same। अगर अर्थ की हमने डेंसिटी सेम रखी है, सिर्फ रेडियस डबल कर दिया है, अगर रेडियस डबल कर दिया है तो क्या हो गया, मास भी ऑफ कोर्स बढ़ गया होगा। कितना बड़ा, क्या बड़ा, हमें पता नहीं। तो न्यू जी क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट, m by v।
मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड। पता नहीं अर्थ की शेप क्या है? स्फेरिकल। जियोइड। स्फेरिकल। स्फेरिकल में स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पायर क्यूब। पायर क्यूब। पायर क्यूब। वॉल्यूम, वेरी गुड। ये अक्षत कहाँ चला गया भाई? देखें एक बार। यस सर। इसको सॉल्व करते हैं ना। हमें जो पता है वो ये पता है कि G इज Gm/r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मास की तो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, रेडियस डेंसिटी कांस्टेंट है, ये पता है हमें। ठीक है, साथ में हमें और क्या पता है? G भी कांस्टेंट है, ये भी पता है हमें। ठीक है, तो लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर। यहाँ से हमें मास का क्या वैल्यू मिल रही है? मास किसके इक्वल है बेटा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ? मास की जगह पे अर्थ के मास की जगह पर मैं अर्थ की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख रहा हूँ। सो G इज कैपिटल G इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर। कोई इश्यूज यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नहीं सर। ओके। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन बोल ही रहा है कि डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी कांस्टेंट है, कैपिटल G कांस्टेंट है और डेंसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो G की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? कैपिटल G इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर। हाँ। यहाँ पर ये कांस्टेंट कांस्टेंट 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर रह गया हमारे पास, है ना। तो डेंसिटी इज कांस्टेंट, G इज प्रोपोर्शनल टू R, है ना, वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? रेडियस डबल हो रहा है। अगर आपने रेडियस डबल कर दिया तो न्यू G क्या होगा? न्यू G इज G डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू न्यू रेडियस। This is 2 times of small g. So acceleration due to gravity will become double. सर ये 2r कैसे हुआ? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। सर इसमें मास इंक्रीज नहीं हो जाएगा? मास इंक्रीज होएगा इसलिए वो 2g हुआ ना? हाँ, क्योंकि रेडियस डबल हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होना चाहिए था ना। डिस्टेंस जो है वो डबल हो गया तो G की वैल्यू 1/4 हो जानी चाहिए थी। बट रेडियस डबल होने से मास जो है वो 8 टाइम्स हो गया है। अगर आप अर्थ का रेडियस डबल करेंगे तो अर्थ का मास 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इसीलिए जो है वैल्यू ऑफ G जो है वो इंक्रीज कर गई डिक्रीज करने की जगह पर। ठीक है, ये थोड़ा सा है ना, सिर्फ ये एक लास्ट वाला क्वेश्चन था जो आपका 9th लेवल से थोड़ा सा ऊपर था, है ना। ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए था। अगर स्टिल्स है ना आपको कुछ समझ में नहीं आया है, यू आर इंटरेस्टेड टू डिकोड दिस क्वेश्चन अगेन, लेट मी नो। सो नेक्स्ट क्लास में विल टेक इट अप अगेन। नेक्स्ट क्लास में विल टेक सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। पहले तो हम एक देखेंगे कि ग्रेविटी अर्थ पर कैसे वेरी कर रही है। ठीक है ना, जो ग्रेविटी है वो पोल पर, इक्वेटर पर, अगर अर्थ जो है वो रोटेट ना करे, अर्थ रोटेट कर रही है ना, तो इन सब फैक्टर्स पे G कैसे चेंज हो रहा है। ये तो हमने देखा ही है कि अगर अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो G डिक्रीज हो रहा है, अर्थ के ऊपर जा रहे हैं तो G डिक्रीज हो रहा है।
नाउ विल सी कि अगर हम इक्वेटर पर जा रहे हैं या फिर पोल पर जा रहे हैं तो जी जो है वो कैसे वेरी करेगा ना. विल जस्ट टेक 10 मिनट्स इन दैट. तो यहाँ पे 2r का क्यूब नहीं आना चाहिए. हाँ जी, तो यहाँ पे 2r का क्यूब नहीं आना चाहिए. बेटा वो आर स्क्वायर से कैंसिल नहीं हो गया यहाँ पर बेटा. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्लास में देन वी विल डिस्कस, विल टेक क्वेश्चंस ऑफ मोशंस. हमने मोशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी जी के क्वेश्चन किए थे. ठीक है. बट Yes, sir. क्वेश्चंस विल डू अगेन नाउ. ठीक है. चलो, लेट्स एंड द सेशन नाउ. Thank you, sir. Bye, sir. I'll post Socrative, है ना? It's mandatory for everyone to do 40 questions in Socrative. Sir, atoms and molecules का टेस्ट कब Thank you, होगा? sir. Bye, sir. वो रिवीजन के बाद होगा. I'll have a revision class, then we'll keep. Okay, sir. सर रिकॉर्डिंग भेज देना. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye bye. Thank you, sir. Welcome. थैंक यू सर.